हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आईटी डब्ल्यूएस ट्रेडिंग एकेडमी में। जैसा कि हमने आपसे प्रोमिस किया था कि हम एक कंप्लीट ऑप्शन सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस को स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, कब हमें कॉल को बाय करना चाहिए, कब हमें पुट बाय करना चाहिए, कब हमें हेज करना चाहिए, ऑप्शंस डेटा क्या होता है, ऑप्शंस डेटा को हम कैसे रीड कर सकते हैं, डेल्टा गामा थीटा की इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे हमें अपने ट्रेडिंग स्किल्स में इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, पुट कॉल स्प्रेड क्या होती है, बटरफ्लाई स्टडीज क्या होती है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे एक कंप्लीट ऑप्शन सीरीज के अंदर, जिसका आज ये पहला पार्ट है। आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शंस क्या होता है। देखो, ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले 2000 के अंदर ऑप्शंस लेके आए थे। उस समय 2000 में ऑप्शंस लेके आए थे। ऑप्शंस को उस समय इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में कि जो लोग मार्केट में बुल रन में रहते हैं या फिर जो लॉन्ग की पोजीशन में रहते हैं, लॉन्ग की पोजीशन का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो स्टॉक्स को बाय करके रखते हैं लॉन्गर समय के लिए। मान लीजिए 10 लाख का किसी ने स्टॉक खरीद रखा है, 20 लाख का खरीद रखा है या 50 लाख का खरीद रखा है। बड़े लोग बड़ी क्वांटिटी के अंदर, बड़े अमाउंट के अंदर ऑप्शन स्टॉक्स को खरीद के रखते हैं वहां पे। तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शंस वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो लोग अपनी पोजीशन को होल्ड कर रखते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, एक बड़ा अमाउंट वहां पे लगा के रखते हैं, तो उसके बाद में देखो मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो एक सर्टन नीचे आता है, थोड़ा सा 10-15% का करेक्शन आता है मार्केट में। मार्केट हमेशा करेक्शन के बाद में ही वापस एक न्यू हाई लगाता है, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा मार्केट का ग्राफ भी कुछ इस टाइप का ही रहता है। तो जो लोग भी अपनी पोजीशन में बने रहते हैं, जब मार्केट नीचे आता है तो उनको वहां पे अपने एग्जिस्टिंग उनका जो पोर्टफोलियो रहता है या फिर उनका जो भी अमाउंट रहता है, जो भी उनका स्टॉक रहता है, वो वहां पे उस स्टॉक को वहां पे सेल नहीं कर सकते। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वहां पे एक ऑप्शन चलाया गया था, पुट ऑप्शन जिसका नाम है। अगर मान लो आपने रिलायंस का अगर शेयर ले रखा है, सपोज दैट आपने अगर रिलायंस का शेयर ले रखा है, 5 लाख क्वांटिटी अगर आपने रिलायंस की स्टॉक्स की बाय कर रखी है, तो आप उसे लॉन्गर समय तक रखते हो। मान लीजिए आप उसे 20 साल या 30 साल के लिए आप उसे होल्ड करके रखने वाले हो। 20 से 30 सालों में कि कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, मार्केट 10-20% नीचे भी आ सकता है, लेकिन लॉन्गर टाइम के अंदर मार्केट हमेशा अपर साइड में ही जाने वाला है। तो ऐसा सिनेरियो जब मार्केट में कोई भी क्राइसिस आता है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है हमें, तो उस समय पे आपने जो मान लो 5 लाख आपने शेयर ले रखे हैं, उस समय आप वहां पे रिलायंस का पुट खरीद सकते हो। उससे होगा क्या कि आपकी जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं, आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो चल रहा है, वहां पे वो जब डाउन होगा तो आप उसके अगेंस्ट में अगर पुट बाय कर लेते हो तो वहां पे आपका पोर्टफोलियो एज इट इज इक्वल आ जाएगा। क्योंकि जब भी मार्केट में नीचे आता है तो वहां पे पुट बाय करने का सिनेरियो बनता है एग्जिस्टिंग स्टॉक के लिए। तो ये होता है वहां पे पुट का। तो इस समय वहां पे ऑप्शन का इंट्रोड्यूस किया गया था। चलो मैं आपको बताता हूँ कि एक देखो कॉल और पुट के बारे में आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में एक बायर और सेलर का पे क्या पर्सपेक्टिव रहता है। देखो, एक चीज आपको पता है, मार्केट के अंदर एक होता है बंदा बाय करने वाला और सेकंड बंदा होता है वहां पे सेल करने वाला। मान लीजिए ए एक बंदा है बाय करने वाला और बी एक बंदा है सेल करने वाला। अब अपन ऑप्शंस को इसके टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं कि ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट क्यों चला था। देखो, मार्केट में आपको पता है अगर कोई बंदा बाय करने वाला है तो सेकंड पर्सन उसे सेल करने वाला है, राइट। यहाँ पे कॉल भी होती है और यहाँ पे पुट भी होता है। अब अगर अपन इसको समझने की ट्राई करें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कोई एक चीज है, कोई भी एक, आप मकान देख सकते हो, आप गाड़ी देख सकते हो, कुछ भी आप जो एज इट इज जो आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। मान लीजिए एक पर्सन है, उसे अगर कुछ समझना, उसे कुछ बाय करना है, अगर उसकी वैल्यू वो चीज है बी पर्सन के पास में, तो ये जाहिर सी बात है कि ए पर्सन जो है वो बी से वो चीज खरीदेगा वहां से। अगर इसके पास जो चीज है, मान लो कोई गाड़ी खरीदनी है, उस गाड़ी की वैल्यूएशन मान लो वहां पे 10 लाख रुपए आने वाली है। अगर ए उसे खरीदना चाहता है, आज के समय में अगर ए को वो चीज खरीदनी है तो उसे 10 लाख रुपए बी को देने पड़ेंगे, राइट। लेकिन 10 लाख रुपए उसके पास अभी के समय नहीं है, उसके पास ओनली 1 लाख रुपए हैं। और उसे ये भी पता है कि अगर मैं आज ये गाड़ी या फिर जो भी मकान, फ्लैट, जो भी जमीन है उसके पास अगर आज खरीदता हूं तो इन फ्यूचर इसकी वैल्यूएशन 10 लाख से बढ़कर के यहाँ पे 20 लाख होने वाली है। तो मुझे ये आज खरीद लेनी चाहिए, लेकिन उसके पास वहां पे 10 लाख रुपए अभी अवेलेबल नहीं है। उसके पास एक मिनिमम कैपिटल है 1 लाख रुपए। और बी को ये जो है, जो भी गाड़ी, मकान, जो एक्स कुछ भी है, उसको ये सेल करना है किसी भी कंडीशन के अंदर, तो इसकी वैल्यूएशन है 10 लाख रुपए। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाते हैं एक दूसरे के साथ में कि ठीक है, अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो आप 1 लाख रुपए का टोकन मनी दे करके हमें ये डिपॉजिट करवा सकते हो। आपका 1 लाख का टोकन मनी आपके लिए ये बुक हो जाएगी। और एक सर्टेन पीरियड के बाद में, मान लीजिए 1 मंथ के लिए, ए ये बोल देता है कि अभी के लिए मैं 1 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ,
1 महीने बाद में, 1 मंथ के बाद में बाकी के 9 लाख रुपीज और मैं आपको दे दूंगा। और ये जो गाड़ी, जो मकान, फ्लैट जो भी है, ये मेरा हो जाएगा। बी इसके साथ एक कॉन्टेक्ट कर लेगा, ठीक है, ये कर लेंगे। लेकिन एक को ये पता है कि थोड़े दिनों बाद में यहाँ से कोई एक न्यूज निकलने वाली है जिससे इस गाड़ी की वैल्यू या फिर जो भी फ्लैट आपका जो भी है, इसकी वैल्यू 10 लाख से 20 लाख हो जाएगी 1 महीने बाद में। तो क्यों ना मैं इसको आज ही 10 लाख में बाय कर लेता हूँ, और जब वो न्यूज आएगी मार्केट में, उस न्यूज के समय में उसको सेल कर दूंगा 20 लाख में। इस हिसाब से मुझे यहाँ पे 10 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी हो जाएगा, और मेरे लग रहे हैं ओनली 1 लाख रुपए। अगर वो न्यूज बाहर आ जाती है तो मैं 1 लाख रुपए अभी दे रहा हूँ, बाकी के 9 लाख और दे दूंगा बाद में। अगर वो न्यूज बाहर नहीं आती है तो ए को कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पे बी को वापस से 1 लाख मिल जाएगी। वो न्यूज अगर बाहर नहीं आती है तो देखो ए वहां पे खरीदने वाला भी नहीं है, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, उसको पता है ये न्यूज के बाहर आने वाली है। बी को नहीं पता कि क्या न्यूज है क्या नहीं, लेकिन ए को पता है न्यूज आने वाली है। तो 1 लाख रुपए वो टोकन मनी देके जमा करवा देगा, बाकी के 9 लाख वो न्यूज आने के बाद में देगा। अगर न्यूज आ जाती है तो 9 लाख रुपए दे देगा, अगर न्यूज नहीं आती है तो वो पैसे नहीं देने वाला, यहाँ पे उसके 1 लाख चले जाएंगे। लेकिन बी को वो एनी कंडीशन 10 लाख भेजने वाला था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूज आए या नहीं आए, उसको क्यों फर्क नहीं पड़ता, उसको ऑलरेडी ये 10 लाख में ही सेल करना है। अगर ये न्यूज आने से पहले विद इन 30 डेज का उनका जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के अंदर अगर वो बाकी के 9 लाख रुपए और ला के दे देता है तो यहाँ पे भी उसको वो गाड़ी या उसको फ्लैट सेल कर देगा। अगर नहीं ला के देता है तो जो 1 लाख रुपए ए ने यहाँ पे डिपॉजिट करवाए थे एज ए सिक्योरिटी या कॉन्ट्रैक्ट नोट के बेसिस पे, वो बी के हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेलर के पर्सपेक्टिव से अगर अपन देखें तो उसको ऑलरेडी 1 लाख रुपए मिल चुके हैं, चाहे वो न्यूज आए या ना आए। अगर आ जाती है तो बाकी के 9 लाख और मिल जाएंगे, अगर नहीं आती है तो 1 लाख उसके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। और ए का जो यहाँ पे पर्सपेक्टिव रहेगा एज ए बायर, वो ये रहने वाला है कि अगर मैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करता हूं यहाँ पे, तो मुझे इन फ्यूचर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि कोई न्यूज आ सकती है। अगर नहीं आती है तो मेरा 1 लाख रुपए यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है बायर और सेलर का पर्सपेक्टिव। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ऑप्शंस के अंदर एक सेलर होता है, एक बायर होता है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट जिस टाइप का होता है कि अगर किसी भी सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर या किसी भी एक सर्टेन पीरियड के अंदर कोई चीज की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है तो बढ़ा हुआ अमाउंट ए को मिलेगा। अगर नहीं बढ़ती है तो ए ने जो टोकन मनी जमा करवाया था 1 लाख का या फिर 10,000 का, कुछ भी एक्स नंबर ऑफ अमाउंट मान लीजिए आप, वो टोकन मनी बी के पास चली जाएगी और ए को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। ए मान लीजिए कॉल की तरफ है, बाय कर रहा है, और यहाँ पे बी कॉल को सेल कर रहा है। यहाँ पे तो कॉल को बाय करने का मतलब ये होता है, अगर आप इसे ऑप्शन से कोरिलेटेड कर सको, मान लीजिए आपने कोई 100 रुपए का एक प्रीमियम खरीदा है, कोई कॉल खरीदी है, आपने वो ये सोच के खरीदी है कि थोड़े दिन बाद में या फिर एक्सपायरी से पहले ये 100 से 200 चले जाएगी। जब आपने इसे खरीदा है तो कोई ना कोई पर्सन तो इसे सेल कर रहा होगा। वो सेलर, वो जो पर्सन है, वो बी पर्सन है, वो यहाँ पे ये सोच के आपको सेल कर रहा है कि आप इसकी जो एक्सपायरी आने वाली है विद इन 1 डे और विद इन वीक, वो यहाँ से 100 रुपए से नीचे ही जाने वाली है। तो यहाँ पे सेलर और बायर का पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि बायर चाहता है कि 100 से ऊपर चले जाए। अगर ये ऊपर चले जाता है तो जो आज मैंने प्राइस में खरीदी है और जिस दिन ये ऊपर जाएगी वो बढ़ा हुआ प्राइस मुझे मिलेगा जिस दिन मैं सेल करूंगा, क्योंकि उसे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और इतने सर्टेन पीरियड के अंदर इसे हायर साइड में जाना है। मान लीजिए अगर वो हायर पीरियड में नहीं जाता है उस टाइम पीरियड के दौरान, तो उसने जो टोकन मनी लगाई थी या जो प्रीमियम दिया था वहां पे 100 रुपए का, वो प्रीमियम यहाँ पे 0 हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और जो सेलर है उसने जो सेल किया था 100 रुपए का, यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मार्केट के अंदर सेलर को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है ऑप्शन सेलर को एज कंपेयर ऑप्शन बायर। आगे चल के ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा क्यों कमाता है, ऑप्शन बायर कम पैसा क्यों कमाते हैं, ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर का क्या पर्सपेक्टिव रहता है मार्केट को लेकर के, कितने % विनिंग चांस रहते हैं एक ऑप्शन सेलर और एक ऑप्शन बायर के बीच में। अगर ऑप्शन सेल करता है कोई बंदा तो कौन सी स्ट्रेटेजीज कर सकता है, ऑप्शन बाय करना है तो कितनी प्रोबेबिलिटी अपनी रहने वाली है ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट की। इसी तरह की वीडियो और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिन लोगों को भी ऑप्शंस के बारे में जानकारी लेनी है। हमारी आगे की सीरीज ऐसे ही आती रहेगी। आज के लिए इतना ही।